Hi everyone, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube channel. आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो लिखा हुआ है G7 की जो शिखर वार्ता हुई है उसके ऊपर और इसके बारे में बताया G7 का क्या उद्देश्य है, क्या इसकी आइडेंटिटी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्या ये काम करता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। इसकी जो हेडिंग है न्यू डायनामिक्स। अब न्यू होता है नया और डायनामिक्स आप जानते हो। डायनोमीटर तो आप सभी लोग जानते होंगे। डायनोमीटर क्या करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को जनरेट करता है यांत्रिक ऊर्जा से। ये क्या करता है, गति करता रहता है डायनोमीटर। तो डायनामिक्स उसको कहते हैं जो चीजें गति गतिक अवस्था में रहती हैं या गतिशीलता। तो जो नई नई जो गतिशीलता है या नया जो चेंज है, अब कहाँ पर है चेंज, G7 में। और इसकी जो आइडेंटिटी है G7 की और इसके पर्पस यानी उसके उद्देश्य और उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। G7 must review its own purpose in a rapidly changing world। ये कह रहा है G7 को रिव्यू करना चाहिए, मस्ट रिव्यू यानी समीक्षा करनी चाहिए अपने खुद के उद्देश्य की। और कहाँ पर, इनमें एक रैपिडली यानी तेजी से बदलते हुई दुनिया में। तो ये कह रहा है G7 को समीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए अपने खुद के उद्देश्य को जो है एक बदलते हुए वर्ल्ड में तेजी से। अब यहाँ पर G7 यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और मस्ट रिव्यू यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। आप मॉडल्स के बारे में जानते होंगे। मॉडल्स हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो मस्ट के बाद में क्या आया है, रिव्यू। और मस्ट आता है कोई काम बड़ा ही जरूरी है, नेसेसरी है, इसको करना ही चाहिए। तो G7 को रिव्यू करना ही चाहिए अपने खुद के उद्देश्य पर्पस पर। अब इसको देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था सब्जेक्ट और ये वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में हम जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है और करने वाला कौन है, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है। तो सबसे मैं यही कहूँगा कि अपने आप से आप एक बार आइडेंटिफाई करो चीज़ों को, देखो इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। और इवन हो सके तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पहचानना सीखो, जो बहुत सारी हेल्प करेगा हमारी। कहाँ पर जो हम एरर वगैरह लगाते हैं वहां पर आपको काफी हेल्पफुल होती हैं ये चीजें। तो वेलकमिंग लीडर्स ऑफ 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द G7 आउटरीच समिट। और इटलीज प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी said it was important to step away from the old trope of the बेस्ट वर्सेस रेस्ट। अब देखो, वेलकमिंग यानी स्वागत करते हुए नेताओं का, जो है नेता 10 देशों के, और इसमें शामिल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो है कहाँ पर, G7 के आउटरीच यानी शिखर वार्ता में। अब देखो, वैसे आउटरीच का मतलब होता है चीजों को आगे बढ़ाना या पहुंच। और यहाँ पर देखो आपको ये ओ जो है कैसा दिख रहा है, कैपिटल लेटर में दिख रहा है। तो ये क्या है, G7 आउटरीच पूरा नाम है। तो यही कह रहा है। और ये कहाँ पर हुई थी समिट, शिखर वार्ता, जो इटली की जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, सेड उन्होंने कहा था कि यह महत्वपूर्ण था। क्या महत्वपूर्ण था कि स्टेप अवे फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब होती है, यानी अवे फ्रॉम समथिंग यानी दूर रहना। और कहाँ से दूर रहने की बात की रही है, ओल्ड ट्रॉप से, यानी पुरानी जो कहावत है। ट्रॉप होता है एक अलंकार बोला जाए वैसे, एक कहावत या मुहावरे। ऑफ की जो है बेस्ट वर्सेस रेस्ट। तो बेस्ट वर्सेस रेस्ट की जो एक कहानी, एक जो मुहावरा है, उससे क्या रहा जाए, दूर रहा जाए। यह क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। बेस्ट वर्सेस रेस्ट का मतलब है यानी बेस्ट की सारी कंट्रीज एक तरफ और रेस्ट यानी बाकी सब एक तरफ। तो पहले ये चलता था कि
एक पुरानी कहावत बन चुकी है, तो इन्होंने यही कहा था, जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, कि ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण के स्टेप अवे फ्रॉम रहा जाए, यानी दूर रहा जाए। यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है हमारी, और ट्रॉप होता है एक कहावत या अलंकार। और देखो, दैट सेंटिमेंट एक्सप्लेन्ड इटलीज डिसीजन टू इनवाइट मेनली द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ये कह रहा है, वह सेंटिमेंट, सेंटिमेंट आप जानते हो, इमोशन क्या होते हैं? इमोशन, जो भाव जिन्हें एक्सप्लेन किया गया था इटली का जो डिसीजन है इनवाइट करने के लिए, इनवाइट करना यानी आमंत्रित करने के लिए, जो मुख्य रूप से किसको, यानी ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल यानी दुनिया भर की जो साउथ देश हैं उनको, और जिसमें शामिल किए गए थे, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए ब्रिक्स देशों को। ब्रिक्स क्या होता है? एक ग्रुप होता है, यानी एक समूह होता है कंट्रीज का। और जो नोटेबल्स, यानी नोटेबल्स का मतलब होता है जो विशेष, कोई खास, प्रसिद्ध, सच एज, जैसे ब्राजील, इंडिया एंड यूएई टू होल्ड एन आउटरीच विथ 7 अफ्रीकन कंट्रीज ऑन एनर्जी इश्यूज। अब ये कह रहा है कि जो शामिल किया जाए उसमें ब्रिक्स को शामिल करते हुए, ब्रिक्स में कुछ देश हैं जैसे ब्राजील, इंडिया और यूएई, ये क्या करेंगे? पकड़े रखेंगे, होल्ड रखेंगे एक आउटरीच यानी पहुंच को, या आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, विद के साथ में 7 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, और किस पर? जो है ऊर्जा के मुद्दों पर। एंड टू होस्ट द समिट इन मेडिटेरियन अपोलिया रीजन्स, और वो होस्ट करेंगे शिखर वार्ता कहाँ पर? मेडिटेरियन जो अपोलिया ये नाम की जगह है, रीजन कहाँ पर है ये? इटली में, वहां पर। अब देखो, तो यही कह रहा है कि उन्होंने जो सेंटिमेंट थे, जो भाव थे, उनको एक्सप्लेन किया है, और उनका डिसीजन था मुख्य रूप से कि उन्होंने साउथ कंट्रीज को क्या किया था? इनवाइट किया था, और उसमें शामिल थे कुछ खास देश जैसे ब्राजील, इंडिया और यूएई। उन्होंने ऐसा कहा था कि ये होल्ड रखेंगे, पकड़े रखेंगे अपनी जो आउटरीच है, पकड़ है, या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने, बढ़त को 7 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, और एनर्जी के मुद्दों पर, और ये शिखर वार्ता को होस्ट करेंगे जो इटली का अपोलिया रीजन है उसमें। द G7 वॉज वंस हेल्ड as a dynamic group of the world's most developed democracies, where heads of state would roll up their sleeves once a year to affect real solution to global financial and development issues। और देखो, 7 G7 है, वॉज, G7 वॉज यानी एक बार इसका अभिवादन किया गया था। अभिवादन, हेल्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, या अभिवादन किया जाता था एज के रूप में। एक बदलते हुए जो ग्रुप है, डायनामिक ग्रुप, यानी जो चेंजेबल जो ग्रुप है, समूह है, किसका? वर्ल्ड की सबसे अधिक विकसित डेमोक्रेसीज का, जहां पर यानी सबसे अधिक जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी वाले देशों का जो एक ग्रुप होता है, ऐसा इसका क्या किया जाता था? प्रशंसा की जाती थी, जहां पर हेड ऑफ स्टेट्स वुड होंगे, वो क्या होंगे? तैयार होंगे किसके लिए? देखो, रोल ऑफ देयर स्लीव, ये इडियम्स है जिसका मतलब होता है टू प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, यानी कठिन कार्य के लिए तैयार रहना। तो वो तैयार होंगे जो है G7 के हेड ऑफ स्टेट, वंस अ ईयर यानी एक बार साल में, और क्या करने के लिए? टू इफेक्ट, प्रभाव में लाने के लिए, या अचीव करने के लिए, जो वास्तविक जो समाधान होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, और किसके? पूरी दुनिया के फाइनेंशियल और डेवलपमेंट इश्यूज के, मुद्दों के। तो ये कह रहा है कि जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं G7 के, वो क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं साल में एक बार, कि वो अचीव करेंगे जो इसके सॉल्यूशन होते हैं, समाधान होते हैं पूरे दुनिया के डेवलपमेंट के मुद्दों के, और फाइनेंशियल यानी वित्तीय समाधानों के लिए। हाउएवर
with manufacturing slowdowns, the COVID-19 pandemic and the impact of the Russia-Ukraine conflict and Western sanctions, the grouping has appeared more tired and its meeting less effective. ये कह रहा है हालांकि यानी जो मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन से यानी मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुई है, कमी हुई है। क्यों हुई है? जो कोविड 19 पेंडेमिक और जो है रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसका जो असर है कहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट एंड वेस्टर्न और जो पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध हैं, पाबंदियां थी, इससे क्या आई थी, मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई थी। द ग्रुपिंग हैज अपीयर्ड, ये सारी चीजें यानी जो एक ग्रुपिंग यानी ग्रुप करते हुए ये अपीयर्ड हुई है, दिखाई दी थी, अधिक थकी हुई, टायर्ड। और इनकी जो मीटिंग्स हैं वो कैसी हैं, लेस इफेक्टिव यानी ज्यादा असरदार नहीं है, बहुत कम असरदार है। तो ये सारी वजह रही थी कि कोविड 19 पेंडेमिक आ गई थी और रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, इससे वेस्टर्न कंट्रीज ने कोई सैंक्शंस लगा दिए थे रसिया ने, तो ज़्यादा जो मीटिंग हुई है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही थी, इसका ज़्यादा असर नहीं रहा था। अब ये कह रहा है द सेकी इलेक्टोरल फॉर्चून ऑफ मोस्ट ऑफ द G7 लीडरशिप डिड नॉट इनहेंस दैट इमेज एट द समिट। ये कह रहा है से की होता है अस्थिर, जो चीजें स्थिर नहीं होती हैं, खतरे में यानी डाउट में। और इलेक्टोरल आप जानते हो क्या होता है, मतदान। फॉर्चून होता है लक, भाग्य। तो जो ज्यादातर यानी अस्थिर जो मतदान का जो फॉर्चून जो भाग्य था किसका, ऑफ का G7 के जो लीडरशिप, मोस्ट ऑफ द G7 लीडरशिप यानी ज्यादातर जो G7 के जो लीडरशिप थे, G7 की जो कंट्री थी, ज्यादातर वहां पर क्या थे, इलेक्शन हुए थे, इस वजह से डिड नॉट इनहेंस, वो नहीं सुधार नहीं पाए थे दैट इमेज को, जो कहां पर थी, शिखर वार्ता में यानी समिट में। तो इलेक्शन की वजह से क्या हुआ था, वो संभाल नहीं पाए थे उस वाली इमेज को जो शिखर वार्ता में हुई थी। G7 के जो लीडरशिप थी, ज्यादातर देशों में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, तो उनका जो लक था वो कैसा था, अस्थिर था, G7 के ज्यादातर नेताओं का। या फिर ये कह रहा है द जॉइंट कम्युनिक्यू रीड मोर लाइक अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स देन इट डिड एज अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन ऑन रिजॉल्विंग देम। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कम्युनिक्यू का मतलब क्या होता है, एक कोई विस्तृत या डिटेल जो विज्ञप्ति यानी जो सूचना होती है सबकी मिली जुली, उसको कहते हैं कम्युनिक्यू। तो ये जॉइंट एक जो सम्मिलित जो जानकारी या विज्ञप्ति थी, विस्तृत जो जानकारी थी जिसको रीड किया गया था, मोर लाइक अधिक, लाइक की तरह से एक लॉन्ड्री लिस्ट। लॉन्ड्री लिस्ट क्या होती है, एक बड़ी लंबी चीजों की जो आइटम्स की लिस्ट होती है उसको कहते हैं लॉन्ड्री लिस्ट। तो दुनिया की समस्याओं की एक बड़ी लिस्ट है, यानी जो दुनिया की जो समस्याओं की एक बड़ी लिस्ट की तरह से इसको रीड किया गया था। देन की सॉरी देन की यानी देन की तुलना में, कंपेरिजन की तुलना में, कि इट डिड इसको किया जाए एज के रूप में एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूती। कॉल टू एक्शन होता है कार्रवाई के लिए अपील, यानी इस पे कार्रवाई की जाए, एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाए, एक मजबूती से कार्रवाई की जाए, उसकी तुलना में एक लंबी सी लिस्ट देखी गई थी। कहां पर, उन पर रिजॉल्विंग देम, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको समाधान ढूंढने के लिए। तो ये कह रहा है कि एक मिली जुली सी जो मैंने विस्तृत जो जानकारी देखी थी, जो ये जो सेंटेंस आया था कि एक बड़ी सी दुनिया भर की समस्याओं की एक लिस्ट देखी गई थी, और बजाय किसकी बजाय, कि एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करने की बजाय, उनको रिजॉल्व करने की बजाय एक हमने बड़ी सी लिस्ट देखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मोस्ट salient was the G7 continued military budget, humanitarian and reconstruction support for Ukraine, but with no constructive plan on how to end the war। अब ये क्या कह रहा है कि अधिक
सैलिएंट होता है प्रोमिनेंट, प्रमुख। जो सबसे अधिक प्रमुख क्या था, वॉज द G7 का कंटिन्यूड, यानी G7 का लगातार बना रहना। क्या G7 ने क्या किया था, उन्हें मिलिट्री सपोर्ट दी थी, और मिलिट्री सपोर्ट और बजट में भी सपोर्ट किया था, और मानवीयता, ह्यूमैनिटेरियन होता है इंसानियत के नाते, उनको क्या किया था, रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए सपोर्ट किया था यूक्रेन के लिए। लेकिन नो कंस्ट्रक्टिव प्लान ऑन पर, लेकिन कोई भी उनका कैसा कंस्ट्रक्टिव होता है, जिसको चीज़ों को निकाल के एक तरह से कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण करना, ऐसे ही निर्मित करके चीज़ों को लेके आना। तो एक कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं था, योजना किया, कोई योजना नहीं थी बनाई हुई कि कैसे युद्ध को खत्म किया जाए, हाउ टू एंड द वॉर। तो G7 के देशों ने इंसानियत के नाते उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, उनका रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट भी दिया था मानवता के नाते। लेकिन ये नहीं किसी ने देखा कि इस वॉर को कैसे खत्म किया जाए, एक कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं था इसके लिए। अब ये कह रहा है, अ गाजा सीज फायर अपील हैज ऑल्सो नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय इजराइल। अब गाजा के लिए जो सीज फायर होता है, युद्ध विराम, तो युद्ध विराम के लिए जो अपील की गई थी, वो भी हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था इजराइल के द्वारा। अब G7 फोकस ऑन चाइना इन द इंडो पैसिफिक एंड ऑन इंडस्ट्रियल टारगेटिंग एंड अनफेयर practices was particularly sharp, but it remains to be seen whether any member country will reduce its own considerable trade ties with Beijing। अब देखो यहां से कि जो G7 का जो फोकस था चाइना पर, और वो कहाँ पर, इनमें इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, और उनका जो इंडस्ट्रियल टारगेटिंग, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया था, और कुछ अनुचित प्रैक्टिस यानी अनफेयर होता है, अनुचित यानी गलत कामों को क्या किया था, फोकस किया था। जो वॉज पार्टिकुलरली, यानी जो G7 का जो पार्टिकुलरली विशेष रूप से जो तेज था, पार्टिकुलरली शार्प था। लेकिन इट रिमेन्स, ये कैसा है, रिमेन्स रहता है, बना रहता है, टू बी सीन, देखा जाना, कि वेदर, हाँ कि ना, कोई भी मेंबर कंट्रीज है G7 की, वो रिड्यूस करेगी अपने खुद के जो कंसिडरेबल ट्रेड है, जो विचार विमर्श किए हुए, जो करने लायक जो ट्रेड के जो संबंध है, किसके साथ में, बीजिंग के साथ में, यानी चाइना के साथ में। तो चलो ठीक है, G7 का फोकस शार्प था, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, उनका इंडस्ट्रियल टारगेटिंग और कुछ गलत कामों पर। लेकिन ये अभी देखा जाना बाकी था कि G7 की कोई भी मेंबर कंट्रीज है, वो अपने खुद के जो ट्रेड के संबंध है, वो चाइना के साथ रिड्यूस करेंगी या नहीं। अब आगे देखो, a line in the communique that recommitted to about 8 infrastructure corridors, including the India Middle East Europe corridor, reinforce the lack of focus on executing projects। अब यहां से यहां तक देखो इसको, एक जो लाइन ऑफ सेंटेंस, यानी इनमें लाइन में, किसकी लाइन में, कम्युनिकी, कम्युनिकी अभी आपको बताया था क्या होता है, एक कई सारे देशों की जो बातचीत होती है, जो शासकीय सूचना होती है, या कोई विस्तृत जानकारी, उसको कहते हैं। तो एक लाइन में, एक सेंटेंस की लाइन में क्या, दैट रिकमिटेड, यानी फिर से कमिट किया जाना, किसके लिए, टू अबाउट लगभग 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के लिए, यानी उन्होंने फिर से कमिट किया था कि 8 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, बुनियादी ढांचे तैयार करेंगे कॉरिडोर्स के, जिसमें शामिल है, कॉरिडोर्स होते हैं जहां एक देश से दूसरे देश के लिए सामान ले जाता है, उसको कहते हैं कॉरिडोर्स। और इंक्लूडिंग करते हुए, शामिल करते हुए, इंडिया मिडल, यानी मिडल इंडिया को से ईस्ट यूरोप तक, ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स तक, उन्होंने बताया
कि रिकमिट किया है, फिर से उन्होंने वायदा किया है कि वो 8 कॉरिडोर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कराएंगे और वो होंगे मिडल इंडिया से ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स तक। और रीइंफोर्स करना यानी फिर से लागू करना, रीइंफोर्स किया था लैक ऑफ फोकस, यानी फोकस की कमी थी कहाँ पर, एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूट करने में प्रोजेक्ट्स को। तो बातें तो हर कोई कर लेता है ऐसा कहा जा रहा है, उन्होंने चलो ठीक है ये कहा है, लेकिन फोकस की कमी थी एग्जीक्यूट में, उनको लागू करने में, उनको काम करने में, उन प्रोजेक्ट्स पर। और ये ब्रैकेट में लिख रहा है एग्जीक्यूटिंग का मतलब एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्कसिंग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और डिस्कसिंग का मतलब होता है फ्रॉम से। तो अलग अलग डिस्कशन से उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे डिस्कशन हुए थे, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिंग करने का जो काम था, लगाने का जो काम था करने का, वहां पर फोकस की कमी दिखी थी। अब चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं। गिवन द G7's current situation, India in attendance for 11th time, could well take stock of the engagement's utility। गिवन यानी देखते हुए, क्या देखते हुए, G7 का जो करेंट, जो हाल ही की जो स्थिति है, कहाँ पर, इंडिया की G7 में जो इंडिया की उपस्थिति है, अटेंडेंस, कहाँ पर, फॉर के लिए 11 टाइम यानी 11वीं बार जो है इंडिया की उपस्थिति है G7 में, जो कुड बेल यानी जो क्या है, बेल होगी, अच्छे से होगी, ये क्या करे, टेक स्टॉक करे, जांचे ऑफ की एंगेजमेंट की यूटिलिटी को, एंगेजमेंट का जो क्या है, इसका फायदा क्या है। तो यही कह रहा है कि जो इंडिया की जो 11th टाइम, 11वीं बार इसने भाग लिया है इसमें, लेकिन ये इंडिया बार बार जा रहा है, तो ये अच्छे से इस चीज को भी जांचे कि जो इसकी भागीदारी है, इसकी क्या महत्वपूर्णता है, क्या इसका सर्वाधिक यूज है कि नहीं भी। While the event was an opportune moment for Mr. Modi now in his third term to meet with some of the world's top leadership, the meetings themselves did not yield many outcomes। ये कह रहा है जबकि जो इवेंट्स यानी जो घटना क्या थी, एक अपॉर्चून मूवमेंट था, एक अवसर वाला क्षण था, एक अवसर की मूवमेंट यानी क्षण, किसके लिए, मोदी जी के लिए। नाउ अब उनके तीसरे कार्यकाल में, थर्ड टर्म का नहीं, उनके तीसरे कार्यकाल में, फॉर टू के लिए, मीट करने के लिए, मिलने के लिए, किसके साथ, जो दुनिया भर के टॉप लीडरशिप में से कुछ के साथ मिलने के लिए उनका क्या है, ये थर्ड टर्म में एक अपॉर्चून, एक बहुत ही सुनहरा अवसर यानी अवसर की छड़ थी मोदी के लिए। और द मीटिंग्स, ये जो मीटिंग्स हैं अपने आप में खुद डेड नोट क्या नहीं करती हैं, ये प्रोड्यूस नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा आउटकम्स यानी रिजल्ट। तो यही कह रहा है कि जो मीटिंग्स हैं बार बार जाती है, लेकिन इनका कोई क्या नहीं निकल रहा है, निष्कर्ष नहीं निकलता है, इनमें डिस्कशन होती है लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। तो यही कह रहा है डेड नॉट यील्ड यानी ये प्रोड्यूस नहीं करती हैं मैनी आउटकम्स, बहुत सारे रिजल्टों को, देमसेल्व्स यानी मीटिंग खुद। अभी कह रहा है फॉर्मल बायलैटरल विद द लीडर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पार्टनर द यूएस एंड फ्रैक्सियस रिलेशनशिप रेडन कनाडा डिड नॉट मटेरियलाइज। अब ये कह रहा है कि जो औपचारिक, फॉर्मल यानी औपचारिक जो बायलेटरल होता है, द्विपक्षीय जो वार्ता होती है उसको कहते हैं, दो देशों के बीच वार्तालाप को बायलेटरल। जो द्विपक्षीय वार्ता है किसके साथ में, नेताओं के साथ में, और वो कहाँ के नेता हैं, ऑफ के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्टनर हैं यूएस के, और कुछ फ्रैक्सियस, फ्रैक्सियस होता है जो खराब यानी बेकार, अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं उनको कहते हैं फ्रैक्सियस। जो रिलेशनशिप है, जो रेडन है, रिलेशनशिप रेडन जो चलाई जा, रेडन है किससे, कनाडा के साथ में। तो फ्रैक्सियस रिलेशनशिप रेडन यानी जो हमारे
कनाडा के साथ जो है संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, डिड नॉट मटेरियलाइज, वहाँ पर मटेरियलाइज यानी चीज़ों का साकार होना, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई थी। तो कनाडा ने क्या नहीं किया था, मीटिंग में मीटिंग की ही नहीं। तो यही कह रहा है कि जो फॉर्मल जो द्विपक्षीय जो वार्तालाप हुई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो यूएस है वो तो पार्टनर है ही है, और कुछ जो कनाडा के साथ जो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो वहाँ पर क्या है, मीटिंग नहीं हुई। डिड नॉट मटेरियलाइज यानी साकार नहीं हुई थी। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज इलेक्शन एज victory for the democratic world, on the importance of harnessing technology and artificial intelligence to bridge global inequalities, and on the value of the global south, especially Africa। अब ये कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि जो मिस्टर मोदी है उन्होंने फोकस किया था, कहाँ पर फोकस किया था, इंडिया के इलेक्शन यानी चुनावों में एस के रूप में एक विक्ट्री यानी एक जीत के रूप में, किसके लिए, के जीत है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, यानी जो लोकतांत्रिक दुनिया में क्या है, एक जीत के रूप में उन्होंने चुनावों में फोकस किया था। और जो महत्वपूर्णता है, इम्पोर्टेंस है ऑफ की, किसके उपयोग में लाने की, टेक्नोलॉजी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, एआई को, जो क्या करेगी, ब्रिज करेगी, कम करेगी ग्लोबल यानी वैश्विक असमानता जो है, इनइक्वलिटीज असमानता, एंड ऑन द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल साउथ, ऑन द वैल्यू यानी उस कीमत पर जो है ग्लोबल साउथ की, स्पेशली अफ्रीका की। तो यहाँ पर जो हमारा राइटर है ये कह रहा है कि जो यहाँ पर मिस्टर मोदी ने फोकस किया था, चलो यही सारी चीजें अगर करनी थी यहाँ पर इसकी, तो ये G7 की बजाय G20 में भी कर सकते थे, कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक जीत है, क्या इलेक्शन, इंडिया का जो इलेक्शन जीता है उस पर फोकस किया है, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, उपयोग में लाना, और एआई को यूज़ करना, जिससे पूरी दुनिया भर की जो असमानता है उनको कम किया जा सके, और खास करके अफ्रीका की यानी ग्लोबल साउथ में, यानी दक्षिणी दुनिया के स्पेशल जो अफ्रीका में भी। अब ये कह रहा है इट वुड seem most of those issues would be better addressed in a larger and more representational format such as G20, while the G7 may wish to review its own identity and purpose amidst a rapidly changing global power dynamic। अब ये कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक, इट वुड, देखो यहाँ से देखो, इट वुड सीम, ये सीम यानी ऐसा, सीम का मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि मोस्ट ऑफ दो इशू, यानी बहुत सारे मुद्दों में से जो ज़्यादातर इशू हैं वो वुड बी बेटर यानी अच्छे से उनको एड्रेस बताया जा सकता था एक लार्जर, इनमें बड़े और अधिक रिप्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट में, सच है जैसे G20 में। तो अभी ऊपर ये इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है और टेक्नोलॉजी की बात की है, तो ये कह रहे हैं कि इनको और अच्छे से बताया जा सकता था एक लार्जर और बड़े ही रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुत करने वाले फॉर्मेट में, जैसे किसके, सच है जैसे कि G20 में। जबकि ये बता रहे हैं ये सारी चीज़ें इन्हें, इनको बातें करनी थी, ये डिस्कशन करना था, तो ये G20 में ही कर लेते। अब ये बता रहा है जबकि वाइल G7 क्या करता है, G7 में बिस, G7 को में हो सकता है इसको बिस करना चाहिए कि रिव्यू करे, ये अपनी खुद की आइडेंटिटी को समीक्षा करे, अपने खुद की पहचान की आइडेंटिटी को और अपने पर्पस को, अमिडेस्ट के बीचों बीच जो रैपिडली यानी जो तेजी से बदलती हुई दुनिया है ग्लोबल पावर के डायनामिक में। तो यही कह रहा है कि G20 अलग है, G7 अलग है, G7 का क्या आइडेंटिटी है, क्या इसका उद्देश्य है, और इसको रिव्यू करना चाहिए, और जो है बदलते हुए दुनिया की पावर के सामने यानी डायनामिक यानी चेंजेबल पावर के सामने। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करती है।